तो बच्चों, जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा और जाना, आई होप आपको वो सब कुछ क्लियर है। तो अब हम पार्ट 2 में पढ़ते हैं और चलो शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य को कैसे डिवाइड किया जा सकता है, ये भी आपने कक्षा 9वीं या 10वीं में एक ना एक बार तो पढ़ा ही होगा। बट चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको इसके बारे में भी समझाती हूँ। तो द्रव्य यानी कि मैटर, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं मिश्रणों में और शुद्ध पदार्थों में। मिश्रण का मतलब होता है मिक्सचर्स और शुद्ध पदार्थ होते हैं आपके ट्रू सॉल्यूशंस। जब एक फिक्स्ड मात्रा में, एक फिक्स्ड क्वांटिटी में दो पदार्थों को मिलाया जाता है कोई एक विलयन या फिर कोई एक पदार्थ बनाने के लिए, तो उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जबकि अगर रफली ऊपर ऊपर से कोई भी मात्रा लेके दो पदार्थों को मिला के एक तीसरी पदार्थ या फिर दो से अन्य पदार्थ भी इस्तेमाल की जा सकती है, एक मिश्रण जब बनता है तो उसको हम मिश्रण कहते हैं। अब अगर मैं मिश्रण पर सबसे पहली बात आऊँ तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इनको हम अंग्रेजी में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स भी कहते हैं। तो जब हम इन मिश्रणों की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको इनमें एग्जाम्पल्स अगर दूं तो जैसे आप मानिए रेत या फिर हवा या फिर चाय या फिर पानी, अधिकतर जो चीज़ें हैं प्रकृति में वो एक मिश्रण ही है, क्योंकि वो किसी भी मात्रा में बन सकती हैं। अब अगर मैं बात करूँ समांगी मिश्रण बच्चों, इसमें एक फिक्स्ड क्वांटिटी में अमाउंट लिया जाता है और पूरे विलयन का या पूरे मिश्रण का एक जैसा समान रूप होता है। और ऐसा नहीं होता है कि यहाँ कुछ अलग अलग है या फिर यहाँ एक तरफ कुछ अलग अलग है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊँ तो इधर लिखा हुआ है कि कण संपूर्ण मिश्रण में एक समान रूप से बिखरे रहते हैं और पूरे मिश्रण का संघटन एक समान होता है। ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आएगा नींबू पानी का घोल या फिर चाय या फिर हवा, जो किसी भी मात्रा में किसी भी पदार्थ को मिला के बनाया जा सकता है, फिर भी सेम रिजल्ट ही आएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं विषमांगी मिश्रण का, तो इसमें संघटन पूरे मिश्रण में एक समान नहीं होता है और विभिन्न घटकों को अलग अलग से देखा जा सकता है। इसके उदाहरण में आ सकता है चीनी और नमक तथा दाल के दानों का घोल। अगर आपने कभी दाल देखी हो तो दाल में पानी अलग दिखता है, राई, प्याज और दालें अलग अलग सब दिखता है, तो इसको हम कहेंगे विषमांगी मिश्रण। इसके अलावा हम छोटे कंकड़ों का भी एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं कि जब हम बहुत सारे कंकड़ होते हैं गंदगी में तो वो अलग अलग ही दिखते हैं, आप बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। तो अब हम बात करेंगे शुद्ध पदार्थों की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, शुद्ध पदार्थों में पूरे घोल का, पूरे मिश्रण का जो संघटन होता है वो एकदम निश्चिंत होता है। एक फिक्स्ड मात्रा में अलग अलग विभिन्न वो यूज़ होते हैं, विभिन्न पदार्थों का इस्तेमाल होता है और सब अलग अलग दिखता है। इसके सबसे आसान एग्जाम्पल होते हैं आपके तांबा, चांदी, सोना, जल, ग्लूकोज और बहुत सारे आदि चीज़ें, जैसे कि आपका नींबू पानी में जो वो डलती है चीनी, या फिर आपके नींबू पानी में जो नमक डलता है, बट अलग अलग, नॉट पूरे मिश्रण में। ये सब शुद्ध पदार्थ के एग्जाम्पल में आते हैं। अब मैं अगर फिर से अपने फ्लो चार्ट पे आऊँ तो यहाँ पे हमने बात की है कि शुद्ध पदार्थ दो चीज़ों में डिवाइड होते हैं, यानी कि एक है तत्व और एक है यौगिक। अब हम इनकी बात करेंगे। तो अब हम तत्व और यौगिकों का डिफरेंस जानेंगे। तत्व होता है बच्चों एलिमेंट्स और यौगिक होते हैं आपके मॉलिक्यूल्स। जब हम इनकी बात करते हैं तो हम बात करेंगे कि कैसे अलग अलग जो आपके एटम्स होते हैं, जैसे कि तांबा, सोना और ये सब, इन सबको हम एलिमेंट्स कहते हैं। आपको एक बहुत आसान एक्सपेरिमेंट या फिर एग्जांपल्स अगर मैं बताऊं तो जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, H, इसको हम बोलते हैं तत्व। जो एक सिंगल यूनिट होता है, एक सिंगल चीज़ से बनता है, उसे हम कहेंगे तत्व। लेकिन यहीं पे अगर हम दो हाइड्रोजन जोड़ दें, जैसे कि प्रकृति में हाइड्रोजन मिलता है एज डाई हाइड्रोजन, तो इसको हम बोलेंगे एक यौगिक, यानी कि एक मॉलिक्यूल। ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल आपको दूं तो अगर हम बात करें सोडियम यानी कि Na और वहीं पे Cl यानी कि क्लोराइड, ये आपका एक तत्व है और ये आपका एक तत्व है। दोनों को जब हम जोड़ दें, दोनों को जब हम मिला दें तो हमारा NaCl बनता है, जो कि एक यौगिक है। तो इससे आपको समझ आएगा कि यौगिक और तत्वों में क्या डिफरेंस है। अच्छा बच्चों, अगर हम
दो अलग अलग यौगिकों को भी मिला दे तो जो बनता है उसे हम कंपाउंड कहते हैं, बट वो भी एक यौगिक के रूप में हम कभी कभार देख सकते हैं, जैसे कि H2 एक तत्व और O2 एक तत्व। जब ये दोनों मिल जाए तो H2O एक यौगिक बनता है। ठीक है, अब हम जब आगे बढ़ेंगे, ये यौगिक ही है और ये भी यौगिक ही है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे, इसमें ग्लूकोज का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ग्लूकोज में कैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों तत्व है पर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो बच्चों अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो अभी हमने बात करी है तत्वों और यौगिकों की, यानी कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की। अब हम बढ़ते हैं परमाणु और अणु की तरफ। तो बहुत सिंपल सा है, आपको 2 मिनट में समझ भी आ जाएगा। परमाणु होता है एक सिंगल एटम, जैसे कि यहाँ पे दिया है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर और सोडियम। ये सिंगुलर जो एटम्स हैं इनको हम कहेंगे परमाणु। लेकिन जब 2 परमाणु मिल जाएं, 2 परमाणु जुड़ जाए तो इससे जो बनेगा वो होता है अणु, यानी कि मॉलिक्यूल। अब ऐसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी बना के दिखाया हुआ है। अब यहाँ जो मॉलिक्यूल्स है, ये 2 मॉलिक्यूल्स मिलके, यानी कि 2 अणु मिलके एक यौगिक बनाएंगे। तो आई होप आपको ये तो समझ आ ही गया होगा। अभी हमने 4 टर्म्स पढ़े हैं, मैं फिर से बता देती हूँ। परमाणु यानी कि एटम्स, जो एक सिंगल यूनिट होता है, एक सिंगल कण होता है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर। एलिमेंट जो एक या एक से अधिक हो सकता है, और जैसे कि इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाएगा आपका वही हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, सोडियम, लेकिन उसके बहुत सारे अलग अलग परमाणु हो सकते हैं। इसके अलावा हमने बात करी अणु की, जो 2 या 2 से अधिक परमाणु से बनता है। 2 से अधिक कैसे? जैसे नाइट्रोजन में 3 नाइट्रोजन लग के N3 बनता है, तो उसमें हम 3 परमाणु यूज़ करते हैं। और हमने बात करी यौगिकों की, जो 2 से अधिक अणुओं से मिलकर बनता है। तो अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम चलिए बच्चों बात करते हैं कि कैसे। देखिए, ये एक यौगिक है, इसका नाम H2O हो गया, और ये एक यौगिक है, इसका नाम CO2 हो गया। अब हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो आपको मिश्रण और पदार्थ के बीच में, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ के बीच में एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही आसानी से वर्गीकृत बताएगा, बहुत आसानी से डिफरेंस बताएगा। जो आपके मिश्रण होते हैं ना, वो बहुत आसानी से छान कर, उबाल कर या फिल्टर पेपर के थ्रू बहुत आसानी से विभिन्न पदार्थों में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। इसका बहुत आसान एग्जाम्पल है, जैसे आप चाय पत्ती छानते हैं छन्नी से, वैसे आप मिश्रणों को अलग अलग कर सकते हैं। या फिर आप जैसे ग्लूकोज को अगर हम बहुत टाइम तक उबालेंगे या छानेंगे, कुछ भी कर लीजिए, ग्लूकोज के कण इतनी आसानी से भौतिकी रूप से, यानी कि फिजिक्स के मेथड से अलग अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन मिश्रण, जैसे कि मान लिया आपके पास बहुत सारा मिट्टी है, बहुत सारे कंकड़ हैं, आप उनको आराम से छान के अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन क्या आप सेम चीज़ कर सकते हैं एथेनॉल या फिर किसी और शुद्ध पदार्थ के साथ? नहीं ना। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, जिससे आप शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के बीच में अलग डिफरेंसेस बना सकते हैं। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ेंगे द्रव्य के गुणधर्म और उनके मापन की ओर। गुणधर्म मतलब उनका क्वांटिफिकेशन, उनकी क्वांटिटीज़, और मापन मतलब उनका मेजरमेंट। इसमें 2 तरीके के, पहली बात तो हम गुणों की बात करते हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक जैसे कि आप समझते हैं फिजिकल, और रासायनिक मतलब उनके केमिकल गुण। तो अब जब हम गुणधर्मों की बात कर रहे हैं तो भौतिक गुणधर्म यानी कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे आपके, जैसे रंग हो गया, या गंध हो गई, या गलनांक हो गई, ये सब आते हैं आपके भौतिक गुणधर्मों में। तो रासायनिक गुणधर्म में जब हम बढ़ते हैं तो इसके अंदर आती हैं चीज़ें जैसे कि संघटन, ज्वलनशीलता, यानी कि फ्लैमेबिलिटी कितनी है किसी यौगिक की या किसी तत्व की या किसी पदार्थ की, कितनी जल्दी वो जल सकता है। अम्ल यानी कि एसिडिटी, और क्षार यानी कि बेसिसिटी, कितना हाइड्रोक्साइड की इकाई है किसी पदार्थ में। अब जब हम बात करते हैं भौतिक गुणधर्मों की, तो इसके अंदर एक पदार्थ के भौतिक गुणधर्म
गुणधर्म पहचानने के लिए उस पदार्थ में कोई चेंज होना, किसी परिवर्तन की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है कि वो ठोस से द्रव में जाए या द्रव से गैसीय में जाए, किसी तरह के परिवर्तन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही मापा जा सकता है। जैसे कि ये पेन है तो इसका लेंथ हम ऐसे ही नाप सकते हैं, उसके लिए हमें कोई परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं, इनके जैसे जो भी उदाहरण है वो सिर्फ तभी मापे जा सकते हैं जब एक परिवर्तन लाया गया हो। जैसे कि अगर हम बात करें NaCl की, तो हम NaCl में Na+ की मात्रा या फिर NaOH में उसका क्षार, उसकी बेसिसिटी सिर्फ तभी माप सकेंगे जब हम उसको पानी में डालेंगे और उसके आयंस को हम अलग अलग करेंगे। रासायनिक गुणधर्मों का उदाहरण और उनका माप सिर्फ तभी हो सकता है जब एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया गया हो, जब पूरा का पूरा जो पदार्थ है वो एक तरीके से दूसरे तरीके या दूसरी चीज़ दूसरी स्टेट में बदला गया हो। जैसे कि अगर हम बात करें NaCl या फिर HCl की, अगर मैं बात करूं, एक बहुत ही फेमस एसिड, तो हम उसकी एसिडिटी यानी कि उसकी अम्लता सिर्फ तभी माप सकेंगे जब हमने उसको दो अलग इकाइयों में यानी कि H+ और Cl- में कन्वर्ट किया हो। उससे पहले हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं। तो अब जब मैं आगे बढ़ूंगी तो हम बात करेंगे भौतिक गुणधर्मों का मापन, कैसे भौतिक गुणधर्म मापे जा सकते हैं। बहुत आसान है। भौतिक गुणधर्मों में सबसे पहले आती है जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन आदि, और ये सब मापना बहुत आसान है। इसके लिए हम सबसे पहले जो चीज़ है उसके ऊपर एक तो एक संख्या लगती है और दूसरी उसकी इकाई जोड़ी जाती है, उसका जो मात्रा जिस भी मूल की हम बात कर रहे हैं वो जोड़ी जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये पेन 10 सेंटीमीटर का है, तो इसमें जो संख्या है वो 10 है और सेंटीमीटर वो इकाई है जिससे पता चलता है कि इसकी लंबाई की बात की जा रही है। ऐसे ही इन्होंने एक एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो है 6 मीटर का। कैसे 6 उसकी संख्या है और मीटर से यह व्यक्त होता है कि हम किस इकाई की बात कर रहे हैं, हम लंबाई की बात कर रहे हैं और हम लंबाई माप रहे हैं। जब हम बात करते हैं अलग अलग पद्धतियों के बारे में, यानी कि अलग अलग मात्राओं के बारे में और अलग अलग सिस्टम्स, अलग अलग संख्याओं के बारे में, तो दो तरीके के सिस्टम हैं जिससे हम कोई भी चीज़ मेजर करते हैं। एक तो है हमारा इंग्लिश सिस्टम यानी कि अंग्रेजी पद्धति, और दूसरा है मैट्रिक पद्धति यानी कि मैट्रिक सिस्टम। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंसेस हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगी। जो अंग्रेज़ी सिस्टम है, जो अंग्रेज़ी पद्धति है, वो आई हमारे पास 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में ये शुरू हुआ, जबकि जो हमारा मैट्रिक सिस्टम है ये फ्रांस में 1960 में प्रस्तुत किया गया। लेकिन आज की डेट पे ये जो मैट्रिक सिस्टम है ये पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे SI की। SI पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। SI का सबसे पहली बात तो मतलब क्या होता है बच्चों? इट इज़ ल सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। इसका निर्माण 1960 में एक कॉन्फ्रेंस के समय किया गया था और तब डिसाइड किया गया था कि आज से जो SI सिस्टम की पद्धतियों में जो मात्रकण आते हैं, जो मात्रक आते हैं, उन्हीं को हम मैट्रिक मात्रक मानेंगे और उन्हीं का इस्तेमाल अलग अलग कैलकुलेशंस में किया जाएगा। SI पद्धति में 7 आधार के मात्रक है, 7 टोटल मात्रक है, जिससे सारी कैलकुलेशंस हर विश्व के हर कोने में की जाती हैं। इसके अंदर आते हैं जैसे कि गति यानी कि स्पीड, आयतन यानी कि वॉल्यूम, और घनत्व यानी कि डेंसिटी। ऐसी बहुत सारे फॉर्मूले जैसे इन मात्रकों के, ये उन 7 मात्रक से बनाए जा सकते हैं और अब हम इनके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। तो बच्चों ये है सारे फॉर्मूले। हम सबसे पहले बात करते हैं लंबाई की। लंबाई जो होता है पहला मात्रक है और इसका सिंबल होता है L, और इसका जो SI मात्रक है, जो SI नेम है, जो मेन यूनिट है जिसकी हमेशा बात की जाती है, वो है मीटर्स, और मीटर्स का चिन्ह है M। इसके अलावा सेकंड है द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान मतलब मास, किसी चीज़ का कितना मास है उसे हम द्रव्यमान कहते हैं। इसका सिंबल M है, और इसका जो SI मात्रक है, जो मेन यूनिट है, वो है किलोग्राम। इसके अलावा अगली हम जाते हैं समय पे। समय का जो मेन SI मात्रक है वो है सेकंड,
और समय के बारे में तो आपको पता ही होगा, इसका मेन इंग्लिश सिस्टम में भी सेकंड ही था पहले भी। अब अगर हम जाएं विद्युत धारा पे, विद्युत धारा होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ योर चार्ज एंड योर इलेक्ट्रिसिटी। इसकी जो यूनिट है वो है एम्पियर ए। ये सबसे कम इस्तेमाल किया गया मात्रक है आपकी केमिस्ट्री की पुस्तक में दोनों सालों में, बट ये भौतिकी में बहुत इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं फिफ्थ, वो है उष्मागतिक यानी कि थर्मोडायनामिक्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। इसमें हम अलग अलग अभिकरणें, अलग अलग रिएक्शंस, अलग अलग विलय और विलायक के बारे में भी पढ़ाई करते हैं। इसका जो एसआई यूनिट है वो है केल्विन यानी कि के। इसके कन्वर्जन के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। वी हैव तापक्रम। तापक्रम का जो मतलब होता है वो होता है तापमान, बेसिकली टेम्परेचर। इसकी भी ऐसा यूनिट केल्विन ही होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं पदार्थ की मात्रा। एक पदार्थ कितने अमाउंट में यूज़ हो रहा है, इस चैप्टर में इसके बारे में आप आगे बहुत पढ़ेंगे। इसको हम कहते हैं मोल, और इसकी जो इसका जो नंबर होता है वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसके बारे में अभी हम आगे बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास है ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एक चीज़ कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी से, एक किसी की लाइट इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है, ये पढ़ा जाता है कैंडला में, CD। ये भी हम आगे भौतिकी यानी कि फिज़िक्स में पढ़ते हैं। तो अब जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास ये इन सारे मात्रकों की अलग अलग परिभाषाएं हैं जो आप एक बार रीड कर सकते हैं, और इनको बहुत अच्छे से समझाया गया है। इसके बाद हम बात कर सकते हैं, अब हम बात करेंगे कुछ एसआई पदार्थों के प्रयुक्त मूल्यन। इसका बहुत छोटा सा एग्जाम्पल जो मैं आपको पहले दे सकती हूँ वो है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1 मीटर इज़ इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर। इस तरीके से हमने ये कन्वर्जन करते हैं, हम मीटर्स को किलोमीटर में कर देते हैं जब हमें बहुत ही बड़े डिस्टेंस की बात करनी हो। ऐसे ही कभी कभार केमिस्ट्री में हमें बहुत छोटे अंकों की बात करनी होती है। जब भी हम बात करते हैं कणों की, परमाणुओं की, अणुओं की, हमें बहुत छोटी मात्रा का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उसमें हम यूज़ करते हैं सब मीटर्स को। अगर हम 1 मीटर को कन्वर्ट करें 10⁻⁻24 में तो उसको योक्टो बोलते हैं। -21 इज़ जेप्टो। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे एटो होता है, फेम्टो होता है, पीको होता है, नैनो होता है, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टी, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा और योटा। इनमें से ज़्यादातर आपने बहुत बार सुने होंगे, इस्तेमाल भी करे ही होंगे, और जो इम्पॉर्टेंट वाले हैं वो आपको आते ही होंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसे एक बार लर्न ज़रूर करिएगा। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं द्रव्यमान और भार के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपने शायद 9th क्लास की फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, बट मैं आपको एक बार इसको समझा देती हूँ। द्रव्यमान क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान होता है मास। किसी चीज़ का मास यानी कि कोई चीज़ कितनी मात्रा में है वो हमें वो भी डिफाइन करने में मदद करता है। किसी चीज़ में कितने अणु हैं, कितने परमाणु हैं, यानी कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा बताता है, कितनी मात्रा में द्रव्य है उस पदार्थ में। जैसे कि अगर हम बात करें कि ये पेन कुछ 100 ग्राम का है तो ये इसका द्रव्यमान है, ये इसका मास बता रहा है। वहीं पे भार जो होता है, भार होता है उस पर लगने वाले गुरुत्व बल का मेजर, कि कितना उस पर गुरुत्व लग रहा है। आपको एक बहुत सिंपल से तरीके में अगर बताया जाए, जो आपका भार होता है ना बच्चों, भार होता है आपका द्रव्यमान जो हम m से बोलते हैं, इनटू जो वहाँ का गुरुत्व यानी कि ग्रेविटी होता है g, इसको हम भार कहते हैं। ये बहुत सिंपल भाषा में आप बोल सकते हैं। और जो आपका द्रव्यमान होता है ये सेम रहता है, पृथ्वी पे भी उतना ही रहेगा, मून पे भी उतना ही रहेगा, जुपिटर पे भी उतना ही रहेगा। लेकिन जो आपका भार होता है ये आपका बदलता रहता है जैसे जैसे जी की वैल्यू बदलती है। आपको पता ही होगा जी की वैल्यू इक्वेटर और पोल्स पे भी डिफरेंट होती है, तो हर जगह भार भी इसी चक्कर में डिफरेंट होता है।
तो जो द्रव्यमान है वो तो आप सिंपल मेजरमेंट मशीन से मेजर कर सकते हैं, पर भार मेजर करने के लिए एक विश्लेषिक तुला यानी कि वेइंग बैलेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे कि कैसे। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी नॉर्मल, और आपने बहुत चौथी पांचवी कक्षा से पढ़ा ही होगा। और ऐसे ये बहुत प्रयोग किया जाता है जब हमें कुछ छोटे अंकों में काम करना होता है। अब हम बात करेंगे आयतन की। आयतन एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी मात्रक है जो हम निकाल सकते हैं लंबाई की क्वांटिटी यानी कि मीटर्स के थ्रू, और जिसका चिन्ह होता है L। आप सब जानते ही होंगे आयतन जनरली क्या होता है। आयतन होता है मात्रक लंबाई का रेज टू द पावर 3 यानी कि L क्यूब। इसी से हम इसी का SI पद्धति जो यूज़ होती है आयतन नापने में, वो इसी वजह से मीटर क्यूब होती है। पर जब हम बात करते हैं रासायनिक विज्ञान में, तो प्रयोगशाला में जनरली हम यूज़ करते हैं सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब। जब हम द्रवों की बात करते हैं ना बच्चों, तो हमें लीटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है या हमें मिलीलीटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसीलिए हमारे पास एक और क्वांटिटी आ जाती है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन जो बच्चे बहुत बार भूल जाते हैं इज़ दैट 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो अब हमने ये भी कर लिया यहाँ पे, और अब हम बढ़ेंगे घनत्व की तरफ। घनत्व क्या होता है? सबसे पहले तो घनत्व होता है बच्चों डेंसिटी, यानी कि कोई चीज़ का द्रव्यमान उसके आयतन के कंपैरिजन में कितना है और उनका भाग कितना होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। इसका सबसे आसान एग्जाम्पल होएगा, हम बोलते हैं कि हनी जो होती है, शहद, उसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पानी का। तो अगर आप देखो तो हनी का वेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पानी का, जब वो सेम मात्रा में इस्तेमाल की जाती है या सेम मात्रा में यूज़ की जाती है। अब अगर मैं बात करूँ इसकी SI यूनिट की, इसकी SI मात्रक की, तो द्रव्यमान का मात्रक और उसके साथ आयतन का मात्रक आएगा। आप सब समझ ही गए होंगे कि जो द्रव्यमान का मात्रक होगा वो क्या होता है? kg, और जो आयतन का मात्रक होता है वो क्या होता है आपका? वो होता है लीटर्स या फिर मीटर क्यूब। तो जब हम इसे SI मात्रक में लिखेंगे तो आपके पास आएगा kg पर मीटर क्यूब। इसके अलावा जब हम इसको रासायनिक विज्ञान में इस्तेमाल करते हैं इसका, तो क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्राएं होती है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं एज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम आगे जब जाते हैं तो हम इसमें ये देखिए ये लिखा है, हम बात करते हैं ताप की। ताप यानी कि तापमान। ताप को मापने के लिए 3 सामान्य पैमाने हैं। तो अब जब हम बढ़ते हैं आगे, तो जो रूम टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस में, उसको हम बोलते हैं 35.5 डिग्री सेल्सियस, और ये है हमारा रूम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। इसके अलावा जो 2 पैमाने हैं वो है डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसमें हम बॉडी टेम्परेचर ज़्यादातर थर्मामीटर से नापते हैं, जो होता है 97.2 डिग्री सेल्सियस। और इसके अलावा जो तीसरा है वो है केल्विन। केल्विन में हम थर्मोडायनामिक्स के टेम्परेचर नापते हैं, हम नापते हैं केमिकल रिएक्शंस के टेम्परेचर। SI यूनिट में भी केल्विन ही इस्तेमाल किया जाता है और वही SI मात्रक है। इसके अलावा जो तापमान सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो डिग्री सेल्सियस में 0 से 100 डिग्री होते हैं, और फ़ारेनहाइट में 32 से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन्स की, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इन पे कभी कभार 1 मार्क का एक क्वेश्चन भी आ ही सकता है। ये है डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस तक की कन्वर्जन, जो आप याद रख लें, और इस पर कभी कभार गलती से क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा जो दूसरी कन्वर्जन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपकी क्लास 11th 12th और आगे बैचलर्स वगैरह में भी बहुत बार आप इस्तेमाल करेंगे, वो है केल्विन से सेल्सियस तक की कन्वर्जन। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कैसे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आयतन की बात की गई है और समझाया गया है कि आयतन मीटर क्यूब या फिर लेंथ क्यूब में क्यों होता है बच्चों, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं तो अगर ये एक लेंथ है, ये एक लेंथ है, ये एक लेंथ है, तो ये एक लेंथ है,
यहाँ हमने 3 डायमेंशंस लिए है और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि L³ ही हमारा आयतन है। इसके अलावा यहाँ पे हमने आयतन मापने के अलग अलग चीज़ें दिखाई हुई हैं, जैसे कि एक ब्यूरेट जो होता है, ब्यूरेट में एक मैनुअल पंप होता है जिससे हम ऊपर आगे आगे लेके जा सकते हैं। वहीं पे एक पिपेट जो होता है, पिपेट 2 प्रकार के होते हैं, एक जिसमें आप अपने मुंह के थ्रू एक चैनल बना के हवा से आगे खींचते हैं किसी द्रव्य को, और दूसरा मैकेनिकल पिपेट जो बहुत बड़े बड़े लैब्स में होता है। इसके अलावा हमारे पास है अंशांकित सिलेंडर, एक मेजरिंग सिलेंडर, और हमारे पास है एक फ्लास्क। तो ये है अलग अलग आयतन मापने के डिवाइसेस। और इसके बाद ये है तापमान मापने के डिवाइसेस, जैसे इसके अंदर थर्मामीटर्स, बेसिकली इसमें केल्विन में है, इसमें टेम्परेचर सेल्सियस में, और इसमें फ़ारेनहाइट में यहाँ पे। इसके बाद बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे 1889 में द्रव्यमान को मापने और उसको कैलकुलेट करने के लिए एक प्लैटिनम इराडियम सिलेंडर की खोज करी गई, जो आगे बहुत सारे रासायनिक विज्ञान की बहुत सारी कैलकुलेशंस में अभी तक काम आता है। इसमें और बात की गई है कि उसकी शुद्धता 10 टू द पावर 6 के अंश तक देखी जा सकती है, और वो बहुत ही प्रिसाइजली मेजरमेंट देता है। इसमें हमने ये बात भी करी है कि कैसे ये लेज़र थेरेपीज़ में इस्तेमाल किया गया है। तो उसके बाद शुरुआत में 0 डिग्री सेल्सियस पर एक प्लैटिनम इराडियम की जब छड़ हम रखते हैं तो देखा जाता है कि धीरे धीरे वो पूरे मीटर की लंबाई से परिभाषित करके 1-1 सेंटीमीटर नाप के पूरी की पूरी रॉड या पूरी की पूरी छड़ को नाप लेता है। तो अब जब हम आगे बढ़ते हैं इससे, और हम बात करेंगे मापन में अनिश्चितता, यानी कि कभी कभार इनएक्यूरेसीज जो होती हैं मेजरमेंट में, हम उसकी बात करेंगे। तो क्या होता है कि अगर हम एक बहुत ही बड़ी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं या एक बहुत छोटी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी अनिश्चितता यानी कि इन एरर, यानी कि एरर इन द मेजरमेंट तो आ ही सकता है ना। इसीलिए हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले वैज्ञानिक संकेतन के बारे में। मान लीजिए एक बहुत बड़ी वैल्यू है, जैसे कि अगर एक इतनी बड़ी वैल्यू है बच्चों, तो सबसे पहली बात तो अगर आपको इसको कैलकुलेट, इसको वर्ड्स में लाते लाते ही आपका दिमाग सारा ख़राब हो जाएगा और आप सोचने लगेंगे कि ऐसा कौन सा सम है जिसमें इतनी बड़ी वैल्यू चाहिए। और यही मैं आपको बोल दूँ कि आपको इसे ऐड करना है इस वैल्यू से। तो आपको लगेगा कि अरे ये तो असंभव है और इतने बड़े बड़े साइंटिफिक वर्ड्स हम कैसे पढ़ सकते हैं। इसीलिए सिर्फ ऐसे बहुत ही बड़े शब्दों और बहुत ही बड़ी बड़ी डिजिट से बचने के लिए बनाया गया है वैज्ञानिक संकेतन, यानी कि इनको अंग्रेजी में हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशंस। तो इसमें अब मैं आपको सीधा एग्जाम्पल देके सिखा देती हूँ कि कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास ये इतना बड़ा ग्राम है, इतना बड़ा वेट, इतने लंबे डिजिट्स और इतने लंबे वैल्यूज़ को जोड़ने, घटाने और गुना करने के लिए ही वैज्ञानिक संकेतनों का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि वैज्ञानिक संकेतन आखिर बनाए कैसे जा सकते हैं। तो मानिए आपके पास कोई भी एक नंबर है n, वैज्ञानिक संकेतन बनाने के लिए आप इस नंबर को कन्वर्ट करेंगे टू n इंटू 10 टू द पावर एनीथिंग x। बेसिकली आपको सिर्फ डेसिमल के बाद 1, 2 या 3 डिजिट रखने हैं और डेसिमल से पहले सिर्फ 1 डिजिट रखना है। बाकी सारे डिजिट्स आप डेसिमल के बाद ले जाएंगे और ऊपर पावर ऐड करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल जो यहाँ इन्होंने दिया हुआ है वो है 232.508। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं। हम सबसे पहले आप इसके डेसिमल को 2 प्लेस आगे लेके जाएंगे और यहाँ लेकर आएंगे। क्योंकि आपने ये डेसिमल 2 प्लेस आगे लिया है तो यहाँ आ जाएगा 10 टू द पावर 2 एंड डेसिमल यहाँ आगे आ जाएगा। तो आपको दिखा ये हो गया 2.32508 इंटू 10 टू द पावर 2। ये हो गया इसका साइंटिफिक नोटिफिकेशन, यानी कि वैज्ञानिक संकेतन। अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाऊँ यहाँ पे, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे दिया हुआ है 0.00016 इंटू
10 टू द पावर -4 में अब हम इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको डेसिमल कहाँ लेकर आना है। आपको अभी मैंने बताया कि डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट होएगा, तो ये डेसिमल आएगा कितनी प्लेसेस आएंगे, 1 2 3 और 4, यहाँ आ रहा है डेसिमल, 4 प्लेसेस आ गए, राइट। तो हम जब आगे लेके जा रहे हैं डेसिमल, यानी कि इस तरफ को लेके जा रहे हैं, तो हम माइनस का साइन लगाएंगे और ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4, जो आपने एक्सपोनेंट्स और पावर्स और बहुत बार गणित में किया ही होगा। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल हो गया। अब हम बात करेंगे कि कैसे इन साइंटिफिक नोटेशंस को, इन वैज्ञानिक संकेतनों का हम गुणा और भाग कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बताऊं बच्चों, तो जब हम गुणा करेंगे तो हमें मेक श्योर करना है कि जो दो आपकी वैल्यूज़ हैं, जो दो नंबर्स हैं, वो नॉर्मली मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ आप नॉर्मली 5.6 इंटू 6.9 करेंगे, विच विल गिव यू 38.64, जैसा कि इन्होंने यहाँ किया हुआ है। और जो आपका एक्सपोनेंट वाला पार्ट है, यानी कि 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 8, इस पार्ट को हम ऐड करेंगे। व्हेनेवर आप गुना जब भी करेंगे तो ये दोनों पार्ट्स ऐड होंगे, विच विल गिव यू 10 टू द पावर 5 प्लस 8 10 टू द पावर 14। तो ये हो जाता है आपका 3.864 इंटू 10 टू द पावर 14। अब ऐसे ही ये तो हो गया आपका गुणा करने का तरीका। जैसे कि यहाँ पे आप एक और एग्जांपल अगर देखते हैं तो 9.8 इंटू 2.5 करेंगे हम सबसे पहले, जिससे आपके पास आ गया है 24.5। इसके बाद आप करेंगे 10 टू द पावर -2 प्लस 10 टू द पावर -6। ये हम कैसे करेंगे, 10 टू द पावर -2 -6, जो देगा आपको 10 टू द पावर -8। अब अगर आप अभी भी देखते हैं तो यहाँ पे डेसिमल के पहले 2 डिजिट है और हमें डेसिमल के पहले कितने डिजिट चाहिए, हमें 1 डिजिट चाहिए। तो हम ये डेसिमल एक प्लेस और आगे लेके जाएंगे और ये बन जाएगा 2.45 इंटू 10 टू द पावर, क्योंकि डेसिमल यहाँ पे एक आगे गया है तो ये एक कम हो जाएगा और ये हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -7, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जब हम बात करेंगे यहाँ पे डिवीजन की, तो डिवीजन में क्या होगा बच्चों, सेम ही है ऑलमोस्ट, बस द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये ऊपर जाके माइनस में आ जाती है। तो हम सबसे पहले तो इसको नॉर्मली डिवाइड करेंगे, विच इज़ गिविंग अस 0.4909 और उसके बाद -3 और ये ऊपर जाके -4 बन जाएगा, विच विल गिव अस -7। फिर जैसे कि हमने ऊपर किया था, क्योंकि ऊपर 2 डिजिट्स थे डेसिमल के आगे, तो हमने 1 डिजिट करके यहाँ पे 10 टू द पावर -7 किया। यहाँ पे क्योंकि एक भी डिजिट नहीं है डेसिमल के आगे, तो हम यहाँ पे 10 टू द पावर -8 करके एक डिजिट को आगे लेकर आएंगे। नेक्स्ट जो अब हम चीज़ पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो है योग करना और घटाना, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है 6.65 इंटू 10 टू द पावर 4 और 8.95 इंटू 10 टू द पावर 3। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम, ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पे जो पावर है ये सेम होनी चाहिए। तो हम इनमें से किसी एक की पावर चेंज करेंगे और डेसिमल पोजीशन एज इट इज़ बदलेंगे। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे 10 टू द पावर 4 एज इट इज़ रखा है और यहाँ पे ये जो 10 टू द पावर 3 है, एक डेसिमल पीछे लेके जाके इसको भी 10 टू द पावर 4 कर दिया है। अब तो ये नॉर्मल है, आपको बस इसको और इसको ऐड करना है विद 7.545 इसको ऐड करके इंटू 10 टू द पावर 4, जो कि यहाँ पे कॉमन पावर है, ठीक है। सिमिलरली जब हम सब्ट्रैक्ट या फिर घटाएंगे तब भी सेम चीज़ होगी। 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 और -3 है, तो आपको पहले डिसाइड करना है कि आप -2 को -3 में करोगे या -3 को -2 में करोगे। इन्होंने -3 को -2 में करा है, तो जब यहाँ पे एक बड़ा हो रहा है तो यहाँ पे वैल्यू छोटी हो जाएगी एज यू ऑल नो, और यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट होएगा जिससे 2.02 आएगा और जो भी यहाँ पे कॉमन वैल्यू है वो है 10 टू द पावर -2, तो साथ में आ जाएगा आपका 2.02 इंटू 10 टू द पावर -2। अब हम बात करेंगे, ये सब अगर आप समझ गए होंगे, वैज्ञानिक संकेतन बहुत आसान टॉपिक है ये। अब हम बात करेंगे सार्थक अंक की, यानी कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सिग्निफिकेंट डिजिट्स बच्चों, पहली बात होता क्या है। अब बच्चों जब हम बात करते हैं एक बहुत ही बड़े डिजिट की, जैसे कि 9.4213,
इसमें जाहिर सी बात है जो 1 और 3 है ना, इसमें से जो 3 है वो तो पक्का एक अनिश्चित यानी कि इनएक्यूरेट डिजिट हो सकता है। इसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि पूरे तरीके से तो ये नहीं मापा जा सकता। स्टूडेंट्स, एक बात है कि जब भी हम एक परिमाण की बात करते हैं, जब भी हम एक मापन की बात करते हैं, तब जो परिशुद्धता होती है और जो यथार्थता होती है उसको भी ध्यान में रखना बहुत बहुत अनिवार्य है। इसके बारे में हम अभी थोड़ी सी देर में बात करेंगे। तब तक मैं आपको ये बताती हूँ कि अब ये सार्थक अंक करे कैसे जाते हैं, बनाए कैसे जाते हैं। सबसे पहली बात तो सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक है जो निश्चित रूप से ज्ञात है, जिनका हम श्योर हैं कि वो वही अंक है और उनकी मेजरमेंट एकदम एक्यूरेट है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दिया हुआ है 11.2 ml, तो इसमें एकदम निश्चित बात है कि 11 ml तो है ही, पर 2 जो है ना वो इतना निश्चित नहीं है, उसमें प्लस या -2 ml का एरर हो सकता है। प्लस -2 का मतलब क्या होता है कि 11.2 के बाद वो 2 की जगह 3 भी हो सकता है और वो 2 की जगह 1 भी हो सकता है। हम कभी भी उस चीज़ को सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं और वो हमेशा अनिश्चित ही रहेगा। तो अब जब हम बात करते हैं ऐसे अंकों के बारे में जो हमेशा सिग्निफिकेंट रहते हैं यानी कि सार्थक रहते हैं, तो उसके कुछ ग्राउंड रूल्स हैं। इन ग्राउंड रूल्स के बारे में हम अब पढ़ेंगे। सबसे पहला तो है कि सभी गैर शून्य अंक जो होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 0.25 ml, गैर शून्य मतलब नॉन ज़ीरो अंक यानी कि 0.25। ये जो 0.25 अंक है ये सार्थक अंक है। अगर आपसे कोई पूछे कि 0.25 ml में कितने सार्थक अंक है, जाहिर सी बात है इसमें 2 सार्थक अंक हैं। सिमिलरली जो नेक्स्ट रूल है जो हम लगाते हैं सार्थक अंक ढूंढने के लिए, वो ये है कि जो प्रथम गैर शून्य अंक है, जो पहला अंक है जो गैर शून्य है, वो उसके बाद वाला शून्य जो है वो मान्य रखेगा। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे 2.005 की, तो इसमें ये पहला गैर शून्य अंक, इसके बीच ये तो 2 अंक हैं 0 0, ये भी सार्थक अंक कहलाए जाएंगे। यानी कि इसमें हम बोलेंगे कि 4 सार्थक अंक है बच्चों। वहीं पे अगर मान लीजिए दशमलव से पहले वाले जो 0 है, दशमलव से पहले वाले 0, उनको हम सार्थक अंक नहीं मानते हैं। पहले गैर शून्य नंबर से जो पहले वाले ज़ीरोज़ हैं उन्हें सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। जैसे कि 0.03 जो लिखा हुआ है, इसमें कितने सार्थक अंक हुए? इसमें 1 सार्थक अंक हुआ। 0.0052, इसमें कितने सार्थक अंक हुए? इसमें सिर्फ 2 सार्थक अंक हुए। अब जब हम तीसरे रूल की तरफ जाते हैं तो वो ये कहता है कि दशमलव के बाद आने वाले 0, दशमलव के बाद आने वाले जो 0 होते हैं उनको भी हम सार्थक अंक ही मानते हैं। लेकिन वहीं पे अगर एंड में एक 0 आ रहा है, मान लीजिए ऐसे 200 लिखा है, 200 में सिर्फ 1 सार्थक अंक है। वहीं अगर 0.200 लिखा है तो इसमें 3 सार्थक अंक हैं। तो ये आपको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है कि दशमलव के बाद आने वाले 0 सार्थक होते हैं, लेकिन उससे पहले वाले आने वाले 0 सार्थक नहीं होते हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं सार्थक अंकों की, तो हम बात करते हैं कि कैसे जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में होते हैं, जैसे कि 10⁻² हो गया, यहाँ पे ये सार्थक अंक नहीं होएगा, ये 10⁻² सार्थक अंक नहीं होगा। इधर वैल्यू में सार्थक अंक सिर्फ एक है, वो है नंबर 1। पर वहीं पे अगर सार्थक अंकों के साथ यहाँ पे 1.00 इंटू 10⁻² है जैसे, तो दशमलव के बाद 2 0 हैं, ये 2 0 भी सार्थक अंक में आएंगे और यहाँ टोटल 3 सार्थक अंक होंगे। सो बच्चों, ये था पार्ट 1। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। एक बार प्रैक्टिस करना और इसके आगे का हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में।